हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम ट्यूटर्स। होम ट्यूटर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो सिर्फ वन लाइनर क्वेश्चंस वाला वीडियो है। इसमें करीब 35 क्वेश्चंस हैं और थोड़ी सी उनके बारे में डिटेल्स दी गई है। तो मैं आपसे हर बार कहता हूँ कि नई चीज़ कम पढ़ो, लेकिन रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करो। आप रिवीजन इतना कर दो कि उस टॉपिक पे आप मास्टर हो जाओ। ठीक है, तो इतना रिवीजन कर दो कि उसे दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, यानी कुछ दिन बाद अगर भूल भी जाते हैं तो वो काम नहीं होना चाहिए। यानी थोड़े दिन बाद भूल गए, आप इतना रिवीजन कर लो कि उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी पूछ ले, तो आप सच से बता दो। ठीक है, तो रिवीजन पे आप ज़्यादा फोकस करिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, कांच का गहरा नीला रंग के लिए उत्तरदायी पदार्थ है। तो जो कांच का गहरा नीला रंग होता है उसके लिए कौन सा पदार्थ उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो वो होता है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। किसकी वजह से? कोबाल्ट ऑक्साइड की वजह से। नेक्स्ट है आपका, समुद्री जल का पीएच मान होता है, यानी आपको समुद्री जल का पीएच मान बताना है कितना होता है। तो समुद्री जल का पीएच मान होता है आपका 8.4। कितना होता है? 8.4। ये आपका पीएच मान होता है समुद्री जल का। नेक्स्ट आ जाता है आपका, प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ठीक है, तो वो होता है आपका दूरी का, यानी प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अब देखो ये मात्रक कैसे है, यानी प्रकाश निर्वात में जितना जितनी दूरी तय करता है ना, तो उसको एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और ये जो दूरी है, मतलब इस मात्रक का यूज जैसे तारे हो गए, गैलेक्सी हो गई, इसको इनके बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, और 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.4 × 10⁻15 मीटर। ठीक है, कितना? 9.4 × 10⁻15 मीटर। ये 1 लाइट ईयर बराबर होता है, यानी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है आपका, सीजीएस प्रणाली में बल का, यानी बल की इकाई क्या होती है, बल का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस जो प्रणाली होती है उसमें जो बल का मात्रक होता है वो होता है आपका डाइन। ठीक है, डाइन। और ऐसा ही अगर पूछ लिया जाए तो उसमें होता है आपका न्यूटन। ठीक है, तो सीजीएस में डाइन और एसआई में न्यूटन। ठीक है, यानी डाइन। नेक्स्ट है आपका, पानी का आयतन किस तापमान पर न्यूनतम होता है। पानी का आयतन किस तापमान पर न्यूनतम होता है, तो वो होता है आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, और देखो जब बर्फ को अगर चार बर्फ का जो तापमान होता है अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ जाए तो उसके अंदर जो अणु होते हैं वो टूट जाते हैं और पानी बन जाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पानी का आयतन न्यूनतम होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु, देखो यहाँ ध्यान रखे, यहाँ अधातु है ना कि धातु। ठीक है, यहाँ ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ धातु और अधातु दोनों पूछ लिया जाता है कभी कभी। अगर देखो अधातु है तो हो गया आपका ब्रोमीन, अगर धातु हो जाता तो हो जाता आपका पारा। ठीक है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन एक ऐसा द्रव है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाने वाली ऐसी धातु है। ठीक है, और याद रहे अधातु है ना कि धातु। अगर धातु पूछा जाए तो वो हो गया आपका पारा। ठीक है, और ये जो ब्रोमीन है ये हैलोजन हैलोजन वर्ग का तत्व है, एलिमेंट है। ठीक है, और इसकी जो परमाणु संख्या है वो है आपकी 35। कितनी है? 35। ठीक है, तो द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? ब्रोमीन। नेक्स्ट है आपका, ध्वनि की तरंगें होती हैं, यानी आपको प्रकार बताना है किस तरह की होती हैं। तो ध्वनि तरंगें होती हैं आपकी अनुदैर्घ्य तरंगें। कैसी तरंगें? अनुदैर्घ्य तरंगें। देखो ध्वनि तरंगें जो होती हैं वो यांत्रिक तरंगें होती हैं। ठीक है, और इसके संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है। निर्वात में ये चल ही नहीं सकती क्योंकि वहाँ पर कोई मीडियम नहीं होता है, यानी माध्यम नहीं होता। ठीक है, और इसका जो ध्वनि का जो वेग होता है वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। कितना? 332 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मधुमेह रोग होता है, यानी मधुमेह यानी डायबिटीज।
तो किस कारण की वजह से होता है ये आपको बताना है। तो ये होता है आपका इंसुलिन की कमी से। ठीक है, किस कारण से? इंसुलिन की कमी से। यानी अभी इंसुलिन कहाँ से निकलता है? ये निकलता है आपका अग्नाशय से। यानी अगर अग्नाशय पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, इसकी वजह से डायबिटीज यानी मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, किसकी कमी से? इंसुलिन की कमी से। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी में अधिकतम पाए जाने वाला पदार्थ है, यानी जो स्टोन होता है किडनी स्टोन, उसमें सबसे ज़्यादा जो पदार्थ पाया जाता है वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। ठीक है, और इसका जो सूत्र होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट का, वो होता है CaC2H2, यानी यहाँ नहीं आ रहा तो मैं यहाँ कर दूँ CaC2H2O5। ठीक है, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट का फॉर्मूला होता है। तो सबसे ज़्यादा जो स्टोन में पाए जाने वाला पदार्थ है वो होता है आपका कैल्शियम ऑक्जेलेट। नेक्स्ट आ जाता है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत है, तो सबसे ज़्यादा विटामिन किस चीज़ में पाया जाता है ये आपको बताना है। तो विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है आंवला में। ठीक है, आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है आपका पोमोलॉजी। ठीक है, फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। नेक्स्ट है आपका, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। तो हाइड्रोफोबिया रोग किससे होता है ये आपको बताना है। तो हाइड्रोफोबिया रोग में क्या होता है कि हाइड्रोफोबिया रोग में मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। ठीक है, और ये वायरस से होता है, ये रोग वायरस से होता है, जिसमें कि हाइड्रोफोबिया में मनुष्य को पानी से डर लगने लगता है। किससे होता है? विषाणु से। नेक्स्ट आ जाता है आपका, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? यानी नेचुरल गैस का जो मुख्य घटक क्या है? ठीक है, वो आपको बताना है। तो वो होता है आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन क्यों होता है? क्योंकि जो नेचुरल गैस होती है उसमें जो मीथेन का परसेंटाइल होता है वो करीब 80 से 90%, 90 के आसपास होता है। ठीक है, 80 से 90% के आसपास। और बाकी जो अन्य गैसें होती हैं वो होती हैं अन्य गैसों में, जैसे आपका हो गया एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन, इस तरह की जो गैस हैं उनका जो परसेंटाइल है वो कम होता है। इसीलिए मीथेन को प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कहा जाता है। ठीक है, तो प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक मीथेन। नेक्स्ट है आपका, डायनामो परिवर्तित करता है। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, डायनामो जो एक मशीन होती है तो वो को किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जैसे डायनामो का यूज़ कहाँ होता है? जैसे आपका जनरेटर हो गया, तो जनरेटर में यांत्रिक ऊर्जा होती है, तो वो अगर डायनामो लगाने के बाद में वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये डायनामो का काम होता है। नेक्स्ट है आपका, तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? तो जो तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है वो न्यूरॉन होती है। अब देखो न्यूरॉन का कार्य क्या होता है? न्यूरॉन का जो कार्य होता है वो मस्तिष्क से यानी दिमाग से सूचना जो होती है उसका आदान प्रदान करना, ये न्यूरॉन का कार्य होता है। ठीक है, तो सबसे छोट मतलब तंत्रिका तंत्र की इकाई जो हो गई वो न्यूरॉन हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किस चीज़ का बना होता है? तो विद्युत बल्ब आपने सभी के घरों में है, तो उसमें जो एक तार होता है जो जलता है वो किस चीज़ का बना होता है ये आपको बताना है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट यानी तंतु होता है वो टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का, किसका? टंगस्टन का। अब इसका क्यों बना होता है? क्योंकि जो टंगस्टन का जो गलनांक है वो उच्च कोटि का है, जिससे क्या होता है कि विद्युत धारा जब जाती है तो ये इतनी जल्दी गलता नहीं है और उजाला हो जाता है। ठीक है, यानी इतनी जल्दी नहीं गलता, इसीलिए टंगस्टन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा को कहते हैं हम सोडियम बाइकार्बोनेट।
सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। और इसका जो रासायनिक फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NaHCO3, ठीक है। ये इसका रासायनिक फॉर्मूला हो गया। और रासायनिक नाम हो गया इसका सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हरा प्रोटोजोआ के नाम से किसे जाना जाता है। तो हरा प्रोटोजोआ हो गया आपका यूग्लिना, यानी यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है आपका क्लोरोफिल में कौन सा यानी कौन सा धातु पाया जाता है। तो क्लोरोफिल आपको पता है पौधों की पत्तियों में पाया जाता है, तो उस क्लोरोफिल में भी एक धातु पाया जाता है, वो कौन सी धातु है ये आपको बताना है। तो वो होती है आपकी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, ठीक है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट हो गया धान का प्रसिद्ध खैरा रोग किसके कारण होता है। धान का जो खैरा रोग होता है वो किसके कारण होता है। अब देखो इसमें होता क्या है, इस रोग में पत्तियों पर हल्के हल्के पीले यानी धब्बे आ जाते हैं, पीले मतलब कत्थई कलर के धब्बे आ जाते हैं। और जो पौधा होता है धान का वो छोटा रह जाता है यानी बौना रह जाता है इस रोग के कारण, यानी खैरा रोग के कारण जो पौधा है वो छोटा रह जाता है। तो ये रोग किस कारण से होता है, तो ये रोग होता है आपका जस्ते की कमी के कारण, यानी भूमि में जस्ते की कमी हो जाती है जिसके चलते खैरा रोग हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन है मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है। तो मधुमक्खियों का जो पालन है वो आपका कहलाता है एपीकल्चर। क्या कहलाता है, एपीकल्चर, मधुमक्खियों का पालन। नेक्स्ट आ जाता है आपका लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं, यानी लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं वो कहाँ बनती हैं। लाल रक्त कणिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। तो इनका जन्म कहाँ होता है। अब देखो लाल रक्त कणिकाओं को हम क्या कहते हैं, इनको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। एरिथ्रोसाइट्स या CYTES है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कणिकाओं को एरोथ्रोसाइट भी कहा जाता है, तो वो कहते हैं आपकी लाल रक्त कणिकाओं को, ठीक है। अब ये बनती कहाँ है, ये बनती हैं अस्थि मज्जा में। कहाँ पर, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा में बनती हैं। और ये ख़त्म कहाँ होती हैं, प्लीहा में बनती है, अस्थि मज्जा में है, ख़त्म कहाँ होती हैं, प्लीहा में। और इनका जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना, 120 दिन। इनका काम ये होता है कि विभिन्न अंगों तक ये ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। क्या पहुंचाती हैं, ऑक्सीजन, ठीक है। तो इन्हें एरोथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। अस्थि मज्जा में बनती हैं, 120 दिन का इनका काल होता है, ठीक है। और प्लीहा में ये खत्म हो जाती हैं। नेक्स्ट है आपका किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, ठीक है। ये पूछे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त किया जाता है। तो वो होता है कॉर्निया। कॉर्निया का यूज़ किया जाता है नेत्रदान में, यानी जो दाता होता है उसकी आँख से सिर्फ कॉर्निया निकाला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है, तो वो है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये जो ग्रंथि है ये करीब मटर के दाने के बराबर होती है। और इस ग्रंथि से ही जो विकास होता है, जैसे मान लो हड्डियों का बढ़ना और मांसपेशियों का जो विकास होता है वो इसी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा होता है, यानी ये हार्मोन स्राव करती है। और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है, ठीक है। और ये कहाँ पाई जाती है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। कहाँ पर, मस्तिष्क में, मस्तिष्क में, ठीक है। तो सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घर कहा जाता है, यानी किसको कहा जाता है, अभी बताया था। तो बोन मैरो में यानी अस्थि मज्जा में ये बनती हैं और प्लीहा में जाके समाप्त हो जाती है, यानी प्लीहा को लाल रक्त कणिकाओं का शमशान घर कहा जाता है, ठीक है। बनती अस्थि मज्जा में है, खत्म कहाँ होती है, प्लीहा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
तो क्वेश्चन है, थायमीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो सबसे पहले तो थायमीन पता होना चाहिए, थायमीन क्या है। तो थायमीन जो है ये एक विटामिन का नाम है। अब वो कौन से विटामिन का नाम है? तो वो होता है आपका विटामिन B1 को थायमीन कहा जाता है। ठीक है। अब इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से होता है बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है। यानी बेरी बेरी एक रोग इस तरह का है, यानी कुपोषण टाइप का है। तो इसमें आदमी चल नहीं पाता, आदमी इतना पतला हो जाता है, कुपोषण से हो जाता है, कुपोषण का शिकार हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो वो होता है यकृत में, यानी बाइल का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। और ये जो पित्त है ये इकट्ठा कहाँ होता है? तो वो होता है आपका पित्ताशय में। पित्ता पित्ताशय में ये इकट्ठा होता है और बनता कहाँ है? यकृत में। ठीक है। पित्त का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से प्रभावित होता है? तो वो होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड से। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड और मलेरिया ये बहुत ही प्रचलित रोग हैं। ठीक है, आजकल सभी को हो जाते हैं। तो टाइफाइड जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये सबसे ज़्यादा आंत को प्रभावित करता है। ठीक है, आंत को प्रभावित करता है और ये बैक्टीरिया से होता है। अभी कौन सा बैक्टीरिया है? बैक्टीरिया का नाम पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी जानकारी के लिए होना चाहिए। तो वो होता है आपका साल्मोनेला। साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया होता है, उसी से ही टाइफाइड होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बूंद की सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की बूंद किस कारण से गोल होती है? यानी थोड़ी गोली होगी या गोल होती है। ठीक है, ये मिस्टेक हो गई है, गोल होती है। तो जल की जो बूंद होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण गोल होती है। अब पृष्ठ तनाव में होता क्या है? पृष्ठ तनाव में जो द्रव होता है वो अपनी सतह का जो एरिया होता है, यानी जो भी एरिया होता है, तो उसको कम करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से जो बूंद होती है वो गोल हो जाती है। ठीक है, किसकी वजह से? पृष्ठ तनाव की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य मानव का रक्तचाप है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये एक। ठीक है, और पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो सामान्य मानव का जो रक्तचाप है वो है आपका 120/80। ठीक है, 120 से 80 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना उदाहरण है। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? अब देखो उसके बारे में, जो पिछला क्वेश्चन है उसके बारे में मैं एक और बात बता दूं कि ये जो रक्तचाप होता है ये दो तरह का होता है। एक होता है आपका सिस्टोलिक और एक होता है आपका डायस्टोलिक। तो सिस्टोलिक जो रक्तचाप होता है वो होता है आपका 120 से लेके 180 के बीच में। और आपका जो डायस्टोलिक होता है तो वो होता है आपका 60 से लेके 80 के बीच में। ठीक है, तो दोनों के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर आप डॉक्टर के पास जाएं दोनों प्रेशर ज़रूर डॉक्टर से चेक कराएं, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। ठीक है। और इस जो रक्तचाप है इसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसको कहते हैं हम स्फिग्मो मैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। स्फिग्मो मैनोमीटर, इस यंत्र से ही मानव का रक्तचाप मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना किस चीज का उदाहरण है? अब देखो, लोहे में जब जंग लगती है तो वो किस वजह से लगती है? आपको पता है कि वातावरण में नमी मौजूद रहती है। तो नमी और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके लोहा एक ऑक्साइड बनाता है, और जिससे कि जो लोहे पर होता है, लोहे पर जंग लग जाती है। नमी और ऑक्साइड के साथ मिलकर जंग का निर्माण होता है। इसी वजह से लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है। तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है, यानी क्रिया करता है। तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब देखो, जंग का कभी कभी सूत्र पूछ लिया जाता है। तो उसका सूत्र होता है Fe2O3H2O।
ठीक है, ये इसका सूत्र हो गया। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नीचे कमेंट भी करें। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।